सुस्वागतम सुस्वागतम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से आयोजित 121वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में आमंत्रित अतिथिगण एवं श्रोतागणों का मैं प्राध्यापिका रोहिणी रावरे अकोले महाराष्ट्र से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मातृभूमि मेरा भगवान, दुनिया में अव्वल हिंदुस्तान। मातृभूमि मेरा भगवान, दुनिया में अव्वल हिंदुस्तान। मेरी संस्कृति मेरा अभिमान, अमृत महोत्सव करो नृत्य और गान, अमृत महोत्सव करो नृत्य और गान। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए मुझे हर्ष एवं गर्व हो रहा है, क्योंकि हम सभी इस माँ भारती की अमृत महोत्सव वर्ष को देखने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। आभासी पटल पर आमंत्रित मान्यवर अतिथि महोदय एवं श्रोतागण सबको स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा। जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, ऐसे पूज्य बापूजी को स्मरण कर बापूजी के विचार चंद पंक्तियों से आपको साझा करना चाहूंगी कि जो वेशभूषा उनके अनुसार क्या थी। हिंसा छोड़ अहिंसा को मान्यता देता हूँ, हिंसा छोड़ अहिंसा को मान्यता देता हूँ, खादी का प्रेमी हूँ, सादगी को मान्यता देता हूँ। तुम अपने अंदर बदलाव लाना, अपना जीवन समृद्ध बनाना। तुम अपने अंदर बदलाव लाना, अपना जीवन समृद्ध बनाना, मेरी नीति को अपनाना, बुरा न सुनना, न देखना, न कहना। किंतु बढ़ती आधुनिकता में पाश्चात्यों का अंधानुकरण नई पीढ़ी कर रही है और संस्कारहीन होती चली जा रही है। भूलती है भारतीय संस्कारों में आज वास्तव यह है कि बेहयाई आम हुई, शर्म के सिक्के खोटे हुए। बेहयाई आम हुई, शर्म के सिक्के खोटे हुए। जितनी तरक्की होती गई, पोशाक उतने छोटे हुए। ये वास्तव है और ऐसे हालात में हमारे सचिव महोदय जी ने जो आज की गोष्ठी का विषय निश्चित किया है, वह बिल्कुल प्रासंगिक है और युग की आवश्यकता है। तो इस विषय को लेकर जो गोष्ठी संपन्न होने जा रही है, उसका आरंभ करने हेतु मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे ही गांव की है और हमारे ही संस्था में जो कन्या विद्यालय है, वहां पर अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं श्रीमती मंगला आरोटे मैडम जी। ससम्मान आमंत्रित हैं, अपनी मधुबानी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिठा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम जी। आप ही की तरह और माँ सरस्वती की तरह सुमधुर और सुंदर वाणी में आपने हमें यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर दिया है। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे संगोष्ठी में आया करो और हमसे जुड़ा करो। धन्यवाद मैडम जी। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का स्वागत करना परम कर्तव्य माना जाता है। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा जाता है। आज इस गोष्ठी के लिए आमंत्रित मान्यवर महानुभावों का स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम जी आमंत्रित हैं, आप मान्यवरों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ, सबको देखकर बहुत दिग्दिगंत, बहुत अंदर से गदगद हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम हमारे परम प्रिय अध्यक्ष महोदय शहाबुद्दीन शेख साहब, जो पुणे महाराष्ट्र से पधारते हैं और हमेशा पथ पथ पर हमें सहयोग देते रहते हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद जो हमारे सचिव हैं डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, जो कि बहुत सक्रिय और जिनके वजह से ही ये हमारा कार्यक्रम दिनों दिन उन्नति के पथ पर निखरता जा रहा है, मैं उनका भी इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि हमारी रायपुर से पधारी डॉक्टर जया सिंह जी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनके मुख से सुनूंगी कि बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा कैसी होती है। इसके पश्चात विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जी, जो हमारी प्रिय दीदी हैं, जिन्हें प्रयागराज में मैं मिल भी चुकी हूँ, बहुत बहुत बधाई आने के लिए। मैं उनके मुख से भी सुनूंगी कि बदलते परिवेश में वेशभूषा उन्हें कैसी लगती है। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसके पश्चात वक्ता के रूप में पधारी डॉक्टर सुफिया यास्मीन जी, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल से हैं। मैं उनका अपने पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद की वक्ता डॉक्टर ममता जैन जी, नमस्कार, जो पुणे महाराष्ट्र से पधारी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात मधु भवानी नागपुर महाराष्ट्र से पधारी हैं, उनका इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद भुवनेश्वरी जायसवाल जी कोरबा छत्तीसगढ़ से पधारी हैं। सब जगह हर प्रांत से वक्ता पधारी हैं और हर प्रांत का परिवेश वेशभूषा सब अलग अलग है। आज बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त भी हमारे 3 वक्ता पधारे हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव पटना बिहार से, डॉक्टर सुषमा दयाल भी बिहार से ही हैं, सुश्री रत्ना सिंह उत्तर प्रदेश से हैं।
ये भी हमें बताएंगी कि कहाँ की वेशभूषा में कैसे कैसे बदलाव हुआ है प्राचीन काल से आज तक, और उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इतना भी मैं सुनना चाहूंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही ने उन्हें सिखाया है। बच्चे तोता के जैसे रहते हैं, जैसे जो रटाओ वही रखते हैं, तो इसलिए इसका जिम्मेदार कौन है? और पश्चिमी कुछ प्रभाव है, इन सब प्रभावों को का आकलन करने के पश्चात हम आप ही लोग से सुनेंगे कि ये बदलता परिवेश कैसा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। संचालन जो बहुत कुशल संचालन करती हैं, कई बार मैं पटल पर देख चुकी हूँ, रोहिणी डाबरे जी जो अकोला महाराष्ट्र से हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दीदी बहुत बहुत बधाई आपको आज के संचालन के लिए। इसके पश्चात आभार व्यक्त करेंगी हमारी रश्मि श्रीवास्तव जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, इनका भी आभार और संचालन मैं कई बार देख चुकी हूँ। सब मिलके जितने नग हैं सब मिला के एक माला पिरोई गई है। अब आज देखेंगे उस माला में कैसा परिवेश होता है, कैसा वो होता है, बड़ी उत्सुकता है हमें सुनने की। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इसके पश्चात मैं अपना मंच रोहिणी जी को देती हूँ जो कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार जी। धन्यवाद पूर्णिमा दीदी जी। पोशाक व्यक्ति या समूह के पहनावे की विशिष्ट शैली होती है जो उसका दर्जा, लिंग, पेशा, जातीयता, राष्ट्रीयता, गतिविधि या युग को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपरा में महिलाओं का प्रमुख परिधान साड़ी ही रही है, लेकिन बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा में परिवर्तन जरूर हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज की जो संगोष्ठी होने जा रही है, उसकी प्रस्तावना हेतु मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव महोदय, प्रयागराज से जो जुड़े हैं, डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी। आप सभी को नमस्कार। आज के आयोजन के अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर जया सिंह जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जी, वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर ममता जैन जी, डॉक्टर सुफिया यास्मीन जी, श्रीमती भुवनेश्वरी जायसवाल जी, मधु भंबानी जी, सरस्वती वंदना करने वाली पुणे से, उनका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मंगला आरोटे सर जी, अकोले से हैं मंगला आरोटे। मंगला आदमू जी, स्वागत करने वाली प्रयागराज से डॉक्टर पूर्णिमा मालवी जी, आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित होंगे श्रीमती रश्मि संजय श्रीवास्तव जी। इससे पहले कि मैं अपने मुख्य आज के बिंदु पे आऊं, थोड़ा सा कार्यक्रम के जो वो दिया गया है, दायित्व दिया गया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा आकस्मिक रूप से। आज अध्यक्ष जी का मोबाइल शाम को कहीं खो गया है, तो उन्होंने दूसरे नंबर से फोन किया हमको कि सर मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। तो अध्यक्षीय दायित्व जो है आज इस आयोजन की विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जी को मैं उनकी स्वीकृति के बाद इस पद पे पदासीन करना चाहूंगा। आपकी स्वीकृति है अनुसुईया मैडम? धन्यवाद सर। चलिए, तो रोहिणी मैडम आप अपने उसमें परिवर्तन कर लीजिएगा जी। अध्यक्षता जी जो सर है जी। अनुसुईया अग्रवाल मैडम करेंगी। तो उनके स्थान जहाँ पे नंबर तो अगले वाले वक्ता को बुला लीजिएगा उसके हिसाब से जो क्रम है। जी सर जी।
यह जो आज विषय रखा गया है, इस विषय पे थोड़े से परिवर्तन के साथ हम लोगों ने पिछले माह भी गोष्ठी की थी। उसका केवल शीर्षक कुछ और था। उस गोष्ठी में ही सबने कहा था कि इस पे और विचार करने की जरूरत है, तो इसलिए आज पुनः थोड़ा सा उसका विषय जो है थोड़ा सा बदल करके फिर आज रखा गया है। आज कुछ संयोग या दुर्योग कह लीजिए है कि आज पिछली बार तो बहुत ज्यादा लोग जुड़े थे, 100 से ऊपर पहुंच गए थे लगभग। आज संख्या कुछ कम लग रही है, जो भी कारण हो। अब यह हो सकता है लोग जुड़े या 15 अगस्त है, इसके कारण भी। खैर, कितने लोग जुड़े ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारा जब भी कोई गंभीर विषय होते हैं तो गंभीर विषय में हमेशा भीड़ कम होती है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग, हमें उम्मीद है कि हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे। तो मैंने अपने विचार तो हालांकि पिछली गोष्ठी में ही रख दिए थे जो मुझे रखने थे, फिर भी मैं अपनी बात को अति संक्षिप्त में ही रखूंगा। जहां तक वेशभूषा की बात है, वेशभूषा मेरा जो अपना व्यक्तिगत मत है, चाहे कोई महिला साड़ी पहने या वो जीन्स पहने या सलवार सूट पहने, कुछ भी पहने, मैं इस पे आपत्ति नहीं करता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जिसपे देखने में भद्दापन झलके। कई महिलाओं की साड़ी में भी रहती हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि लगता है कि मतलब वो साड़ी केवल लपेटने के लिए पहनी गई है और उसका अंग प्रदर्शन किया जा रहा है। जीन्स को हम लोग जो एक गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि जीन्स का जो एक पहनावा है वो अपने आप में थोड़ा सा एक जो महिलाओं की प्राकृतिक जो एक संरचना है उसके अनुरूप वो नहीं बैठता है। तो जो हमारी परंपरा रही है कि सलवार सूट या हम लोग साड़ी करते हैं, साड़ी और सलवार सूट जो एक महिलाओं की वैज्ञानिक देखिए या प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखिए, तो ये दोनों कपड़े ऐसे कपड़े होते हैं कि जो एक उनके हिसाब से सही बैठते हैं। अब सड़क पे निकलने पे देखने में आता है कि पूरे कपड़े ऐसे कपड़े पहने हुए बाजार में दिखाई पड़ जाती हैं लड़कियां या महिलाएं, जिन कपड़ों को शायद एक पुरुष, जिसको हम लोग एक सामान्य मान के चलते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं रहता, उस पर वो भी अगर पहन मार्केट में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारी जो वेशभूषा है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पहने, आप क्या पहनना हो ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जब मायने जरूर रखता है कि हम जो भी पहने वो एक इस तरह का कपड़ा हो कि जिससे हम एक कह लीजिए कि एक शालीनता झलके। समानता देखा जाता है कि जो कई महिलाएं ऐसी मिलती हैं कि जिनके उस पे ऊपर कोई गहना होता है, न कोई मेकअप होता है। साधारण सी साड़ी में भी उन महिलाओं को देखिए अगर सड़क पे या कहीं किसी आयोजन में, तो लगता है कितनी सुंदर लग रही है। उनको एक बिना उसके जो है निगाह एक बार चली जाती है। तो शायद महिला शक्ति ज्यादा है। शायद अभी जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा। जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी महसूस किया है कि हालांकि समस्या दोनों वर्गों में है, लेकिन चूंकि आज चर्चा महिलाओं पे हो रही है इसलिए उस पर जिक्र किया जा रहा है कि जब हमारे अंदर कोई मतलब एक आकर्षित करने का कोई मेरे पास वो नहीं होता है, गुण नहीं होता है या कोई कला नहीं होती है, तब हम उसको दूसरे रूप में
आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि हम कपड़े मतलब ऐसे पहनने के लोग देखें सड़क पे, या इतना मेकअप कर लें, या बाल टेढ़े कर लें, जीन्स फटी, पैंट घुटने फटी हुई है, घुटने के ऊपर फटी हुई है, पीठ खुली हुई है पूरी की पूरी। ये सब चीजें जो मेरा व्यक्तिगत वही है कि ये मतलब जिनके अंदर गुणों की कमी है, जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। उस आकर्षण को बनाने के लिए वो अपनी वेशभूषा के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि कोई पुरुष चाहे जितना आकर्षित रहे आपसे, लेकिन वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को उन कपड़ों में, जिन कपड़ों में दूसरे पे वो 2 मिनट के लिए आकर्षित हो जाता है, वो आप अपने बच्चों को पहनने के लिए कभी नहीं कहेगा। कुछ बहुत ही कम परिवार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को ये कहेगा कि तुम आजकल क्या चला है, एकदम पैंट, जो हाफ पैंट होता है उससे भी छोटे पहन के लोग दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पे, मुझे नाम नहीं पता उसका। इस तरह के कपड़ों को पहन के जाने के लिए चाहे जितना अपने आप को एडवांस कर लें, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा। तो मेरा अभिप्राय ये कि हम ये सोचते हैं कि हम कपड़े छोटे पहन रहे हैं तो हमारे अंदर हम बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत ज्यादा हम पढ़े लिखे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर गुण है तो हम एक सिंपल सी साड़ी में भी रहेंगे, सिर्फ बहुत साधारण से वस्त्र में भी रहेंगे तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। हमारे जीन्स टॉप और लेगी सब पहनने से, या फटे जीन्स और मिनी टॉप क्या जो भी होता है उसको पहनने से हम किसी को 2 सेकंड के लिए आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन एक अस्थायित्व आकर्षण हम कभी नहीं बना सकते हैं। अस्थायित्व आकर्षण तभी बन सकता है जब उसके अंदर कोई गुण हो। अभी मात्र शक्तियां पड़ी हुई हैं तो मैं आज सुनना पसंद करूंगा, ज्यादा अपने विचार व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक उसमें जाएगा, गलत संदेश भी जाएगा आप लोगों के उसमें। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं और साथ ही एक आप लोगों से दरख्वास्त भी करूंगा कि ये जो अभी 40 मिनट बाद जो है ये आप लोगों को फिर से जुड़ना पड़ेगा इसी लिंक से। जो मैडम ये लिंक बनाती थी वो आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो ये दूसरे लिंक से बनाया गया है। तो इसमें 40 मिनट का लिंक आएगा, तो आपको 40 मिनट बाद पुनः इसी लिंक से जुड़ जाइएगा। आशा करते हैं कि आप सब तो मेरी इन्हीं बातों से कोई बुरा नहीं लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सर जी। प्रस्तावना में ही सर जी ने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और नारी शक्ति यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए सर जी ने ज्यादा सुनना पसंद किया है। आज फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सर जी ने बताई कि जिनके अंदर गुणों की कमी है वे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गलत फैशन का इस्तेमाल करते हैं। और महत्वपूर्ण बात सर जी ने ये बताई कि नारी वेशभूषा जो है उसमें सादगी होना महत्वपूर्ण है, शालीनता होना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र हूँ, मराठी भाषी हूँ, इसलिए हमारी मराठी में एक कहावत है, जिला सदा निळा तिला कशाला भांगटिळा। जिला सदा निळा तिला कशाला भांगटिळा, इसका अर्थ ये है कि जो स्वाभाविक रूप से सुंदर है, जिसमें स्वाभाविक सुंदरता है, उसे बाह्य सजावट की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पुरखों ने भी नारी की ओर देखकर इसी प्रकार की ये कहावत बनाई है कि बाह्य सौंदर्य, बाह्य सजावट करना जरूरी नहीं है, स्वाभाविक सुंदरता, अंतर्बाह्य स्वाभाविक सुंदरता जरूरी है। धन्यवाद सर जी। वक्ताओं के लिए मैं विनम्र सूचना यहाँ पर देना चाहती हूँ कि जो वक्ता है
उनके लिए समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा 7 मिनट की। वक्ता जो है वे 7 मिनट बोलेंगे और मुख्य अतिथि जो है उनके लिए 10 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। 40 मिनट के बाद एक वेब यहाँ पर एक लिंक समाप्त होते ही तुरंत उसी लिंक से जुड़ जाइएगा, दूसरी लिंक शुरू हो जाएगी। आज की वक्ता के रूप में हमारे यहाँ से सम्मान आमंत्रित हो चुके हैं डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। आमंत्रित है मैडम जी, आप हमें उद्बोधित करें और मार्गदर्शित करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी मैडम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर साहबुद्दीन शेख सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आमंत्रित किया आज के कार्यक्रम के लिए। जया मैडम, अनसुईया अग्रवाल मैडम, डॉक्टर ममता जैन मैम, प्रोफेसर मधु मैडम और भुवनेश्वरी द्विवेदी सर और गोकुलेश्वर सर और पूर्णिमा मैडम, रश्मि मैडम, आप सभी को मेरा प्रणाम। और ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे हम विषय पे आते हैं। तो आज का विषय जो है बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा। एक बार हम क्योंकि समय बहुत कम है तो एक बार हम पीछे से देखें कि जहां हम शुरू करते हैं पत्तों और छाल से, कि वहां पर सिर्फ 2 ही वस्त्र जो है वो धारण किए जाते थे, जिसमें कहीं पर भी स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था। उसके बाद जब हम कपड़ों का उत्पादन हुआ, तब खुले कपड़े जो है वो सिले हुए स्टिच किए हुए कपड़े नहीं पहने जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी कौन सा स्त्री का है कौन सा पुरुष का है उसका कोई भेद नहीं था। स्त्रियां जो है उसमें उस तरह से ओढ़ती थी, अंगवस्त्र पहनती थी और खुले जो है रूप से साड़ी वो पहनती थी, और पुरुष जो है वो लुंगी धारण करते थे। अब वहां से धीरे धीरे जो परिवर्तन होना शुरू हो गया, जब स्टिच आया, तब सिलाई ने जो है वो पुरुष और महिला में भेद करना आरंभ कर दिया। हाँ, कि ये महिलाओं के वस्त्र हैं जो सुंदर दिखेंगे, जिस तरह से उनके गठन के अनुसार जो है वो बनाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे साड़ी तो बहुत हमारे पुराने कल्चर में है, फिर सलवार सूट आया, इस्लामिक जो है उस कल्चर के अनुसार सलवार सूट आया। तो हम अपने भारत में साड़ी और सूट इसका ही प्रचलन बहुत ज्यादा देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब वेस्टर्न प्रभाव पड़ने लगा, तो अच्छा, अब एक ये भी है कि मुगल पीरियड में फिर लहंगा जो है उसका भी चलन शुरू हुआ। अब महाराष्ट्र में भी साड़ी का पैटर्न अलग है, अलग तरीके से पहना जाता है। हमारे बंगाल में भी अलग तरीके से पहना जाता है। तो पहनावे में भी बहुत सारे जो है वो बदलाव हैं। उसके बाद जब हम आ रहे हैं एकदम वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, जिसको लेकर अभी जो मुद्दा है कि ऐसे कपड़े, सर से मैं एकदम सहमत हूं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो हमें अश्लील लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज जो उन्होंने कही उससे मेरा मतभेद है कि आकर्षित करने के लिए महिलाएं जो है ये कपड़े पहनती हैं इस तरह के, शायद ऐसा नहीं है। शायद ये बदलाव जो है, परिवर्तन, कि स्मार्ट दिखना, हम जो है अच्छे दिखे, स्मार्ट दिखे, एडवांस दिखे। आज के हम जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये देखा जाता है, बहुत कम होते हैं जो सलवार सूट पहन के आ रहे हैं, साड़ी में तो दिखते ही नहीं है, मैक्सिमम जीन्स और टॉप में। तो उसमें कहीं पर भी ये धारणा नहीं होती है कि हाँ हम आकर्षित कर रहे हैं। उसमें यही बात है कि हाँ वो स्मार्ट दिखना चाहती हैं और आज के युग के अनुसार पहनना चाह रही हैं। लेकिन साड़ी में भी बहुत सारी परिवर्तन आए हैं, जिस तरह की उन्होंने, शायद वो उतने डिटेल्स में सर थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे। तो बात है कि एक थोड़ी बहुत वल्गैरिटी जो है वो साड़ी में आ गई है, इससे मैं एक मत हूँ। तो हमारा जो परिवेश है, उस परिवेश के अनुकूल जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी बहुत अखरती हैं ये चीजें, और कहीं ना कहीं हमें भी चूकती हैं। मैं जीन्स और टॉप के विरोध में तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये जो हॉट पैंट हम बोलते हैं, सच आपका ढांचा, शारीरिक ढांचा अगर वैसा है कि हाँ आप पे सूट कर रहा, ठीक है, तो आप पहनो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो हमारे
जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा सीख देना चाहिए। लेकिन आजकल जो अब कितना सुनेंगे माँ बाप माता पिता की, वो बात भी एक आ जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ घर से ऐसा सिखाया जाता है या कल्चर जो है वो इस तरह की। हमारे बंगाल में मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा फ्रीडम है, यहाँ साड़ी का चलन बहुत ज्यादा है, सलवार सूट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे पहने जा रहे हैं, और वेस्टर्न जो ड्रेस है वो यहाँ पर जितने तरह के वेस्टर्न ड्रेस हैं बच्चे सारे ड्रेसों में नजर आते हैं। और वो जो उम्र है, आप भले ही 10 साल से लेके आप 22, 23, 24 उसके आगे आप चले जाइए, तो वो कहीं कोई सीमा नहीं है कि हाँ इतना। और यहाँ पर माता पिता ये सोचते हैं कि उनको अपनी फ्रीडम है, वो समझदार हैं, वो अपने अनुसार जो है वो पहने। लेकिन जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर लाल पाड़ जो साड़ी है, सफेद साड़ी लाल पाड़ जो है वो एकदम मस्ट होता है, वो पहनना होता है, या फिर कोई भी मतलब साड़ी जो है वो पहननी होती है। यानी कि ड्रेस कोड जो है वो फिक्स किया जाता है हम लोगों की तरफ से, या कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें वो मस्ट होता है। लेकिन कहीं अपनी जो पर्सनल लाइफ में या फिर जैसे कॉलेज में भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने रेस्ट्रिक्टेड की हैं कि ऐसे कोई वस्त्र पहन के नहीं आएंगी लड़कियां, क्योंकि मेरा गर्ल्स कॉलेज है, कि जो भद्दा दिखे। लेकिन स्कर्ट, टॉप, जीन्स इसी में आ रही हैं, बहुत कम होती हैं कि जो सलवार सूट में आती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आकर्षण नहीं है, ये है एक सोच में परिवर्तन आ गया है कि समय जैसे जैसे बदल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के या फिर जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसमें ये लग रहा है कि हम कहीं पिछड़े ना रह जाएं। एक चीज उन्होंने और भी एक कही, सर की बात जो है वो पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जहां पर हम में कमी रहती है, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हाँ हम में जो है कुछ ना कुछ कमी है कि हम स्मार्टली उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो एक कि कहीं हम पिछड़े ना रहें, कहीं हम पिछड़े ना रहें, तो हम जो ऐसे जो हैं, जो मध्य वर्गीय परिवार है, एक थोड़ा सोचने वाली बात है कि मध्य वर्गीय परिवार निम्न वर्गीय परिवार में उतना जो है कंपटीशन नहीं है, लेकिन निम्न मध्य वर्गीय परिवार और मध्य वर्गीय परिवार अंधानुकरण जरूर हो रहा है, और इसलिए मैंने ये प्राचीन नारियों का यहाँ पर संदर्भ देना चाहा, जरूरी चाहा, इसलिए मैंने दिया कि जो उच्च शिक्षित थी और विद्वान लोगों से शास्त्रार्थ किया करती थी, ऐसी नारियां भी हमारे प्राचीन युग से इस भारत देश को मिली है। धन्यवाद मैडम जी, आपने अपने विचार यहाँ पर साझा किए, धन्यवाद। हमारे बीच अभी उपस्थित है पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर ममता जैन मैडम जी, आप ससम्मान आमंत्रित हैं, अपने विचारों से उद्बोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन जो अभी अनुपस्थित हैं, और जो अभी अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर अनसुईया जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर जया जी, और इस संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर गोकुलेश्वर जी, सभी वक्तागण, संचालिका डॉक्टर रोहिणी जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त हिंदी प्रेमियों को मेरा साहित्यिक नमन। सर्वप्रथम आजादी के अमृत महोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की संगोष्ठी का विषय सचमुच बहुत सामायिक है, बहुत प्रासंगिक है। जब परिवेश बदलता है तो हमारे विचार बदलते हैं, और जब विचार परिवर्तित होते हैं तो हमारा आचार भी बदलता है, और आचार हमारे खान पान, हमारी भाषा, वेशभूषा, चाल ढाल सभी कुछ बदल कर रख देता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं खाया जो मन भाए, पहना जो जग भाए, यानी हमारा पहनावा हमें समाज के दृष्टिकोण को, समाज के परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पहनना पड़ता है। हालांकि वेशभूषा सदा से ही
बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालती रही है। जहां तक महिलाओं की मैं बात कहूं तो महिलाओं की वेशभूषा का निर्धारण सदा से उनकी आय, उनकी व्यवसाय, उनका सामाजिक वर्ग, उनका राजनीतिक या जातीय संबंधता, आराम के प्रति उनका दृष्टिकोण, फैशन, परंपरा या वैवाहिक स्थिति सदा से ही निर्धारित करते रहे हैं। और हर युग में, हर काल की अपनी एक पोशाक परंपरा रही है और सभी ने स्वयं को उसके अनुसार ढाला है और उसी के अनुसार स्मार्ट बनते रहे हैं। तभी तो पुरातत्वविद और इतिहासकार महिलाओं की मात्र वेशभूषा देखकर ही युग का, सभ्यता का अंदाजा लगा लेते हैं। पर सोचने की बात यह है कि प्राचीन काल से इस सदी तक वस्त्र बदलते रहे, पर महिलाओं का शील, महिलाओं का चरित्र, उनका नारीत्व, उनके व्यक्तित्व की गंभीरता, उनकी शालीनता सदैव उनके वस्त्रों से झलकता रहा, छलकता रहा, क्योंकि उन्हें एहसास था और सदा ये एहसास रहा कि नारी समाज की नाड़ी होती है, परंपराओं का, संस्कृति का संवहन उनके द्वारा होता है, भाषा, भूषा, भोजन, भजन उनकी पहचान है। इसलिए उनके वस्त्र कभी चर्चा और चिंतन का विषय नहीं बने। सोचना यह है कि वर्तमान में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आज राष्ट्रीय संगोष्ठी इस विषय पर हो रही है। वर्तमान में महिलाओं ने शिक्षा के तेज से स्वयं को तेजस्वी बनाया और जो क्षेत्र या जिन क्षेत्रों में महिलाओं को अशक्त, असमर्थ या असक्षम समझा जाता था, उन सभी क्षेत्रों में वो कीर्तिमान गढ़ रही है। इस वैश्वीकरण के युग में जब सभी संस्कृति, सभ्यता एक मंच पर आ गए, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, सांस्कृतिक ज्ञान के वर्धन के लिए सभी स्तरों पर सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तब ऐसे में एक दूसरे की संस्कृति और संपर्क में रहने से उनसे प्रभावित होना सहज स्वाभाविक है। और आज यही कारण है कि महिलाओं के वस्त्र में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार अब हो गया है। आज कोई भी महिला घर की सीमाओं में नहीं बंधी हुई है, सभी ने घर के बाहर शिक्षा के लिए, जॉब के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। तो अब बताइए, ऐसे में क्या परंपरागत पोशाक संभव है? एक महिला को साड़ी बांधने में, वेणी गूंथने में, साड़ी संवारने में, मैचिंग के साथ तैयार होने में जितना समय लगेगा, बाद की मेंटेनेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उतने से आधे समय में वे जींस पहनकर, कंघा डालकर वो तैयार हो जाएगी। बस पकड़ना, गाड़ी चलाना, एलिवेटर पर चढ़ना, क्या ये साड़ी में सुविधाजनक हो सकता है? और ऑफिस के बाद भी बच्चों को लाना, दौड़ना, सामान लाना, ये शायद साड़ी में इतना सुविधाजनक ना हो। लेकिन और मुझे वो किस्सा भी याद आता है, एक बार एक महिला सूट में थी, जल्दी जल्दी में ऑफिस पहुंचने में एलिवेटर पर चढ़ी, लेकिन पीछे लटकते हुए दुपट्टे का उसको ध्यान नहीं रहा और वह उसमें फंस गया। वह उसी दुपट्टे को छोड़कर अब उसको ऑफिस जाना पड़ा। तो बताइए, क्या कहा जाए कि एक साड़ी या सूट, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन मेरा जो कहना है कि साड़ी और से सुविधाजनक निश्चित रूप से वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में जींस हो सकती है। और साड़ी भले एक हफ्ते तक एक ना पहनी जाए, लेकिन जींस तो हफ्तों तक चल जाए। साड़ी, जैसे अभी सुफिया जी ने कहा कि हर राज्य की अलग साड़ी है, तो साड़ी ने तो भले ही अलग किया हो, लेकिन जींस पर सब एक है। मेरा कहना यह है कि ये जो बदलाव आया, ये समय की आवश्यकता है और होना भी चाहिए। पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि पर्व हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, उस पर भी हम यही पहने। उस पर तो कम से कम अपने परंपरागत वस्त्र पहन के अपनी संस्कृति को निभाएं। मैं विदेश में रही हूँ, मेरा परिचय संभवतः यहाँ नहीं हुआ। मेरे कई वर्ष मैंने विदेश में बिताए हैं और उसके बाद जब मुझे सब कहते हैं कि आप पर विदेशी संस्कृति हावी नहीं हुई, तो सच में मुझे लगता है कहीं गहरे तक मेरे भीतर मेरे भारतीय संस्कार जीवित हैं। और तब मुझसे बहुत कई आधुनिक बहनें अक्सर प्रश्न करती हैं कि आप अजंता, एलोरा या खुजराहो के भित्ति चित्र देखें। उस समय तो भारतीय समाज में कोई वेस्टर्न प्रभाव नहीं था। उस समय के वेश विन्यास को देखकर कभी समाज की भ्रुकुटी नहीं उठी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद उस समय की कला में उसे प्रदर्शित करने का दुस्साहस कोई नहीं करता। ये सच है। सच यह है कि हमारे परिधान जो परिवर्तित हुए हैं वो चिंता का विषय नहीं है, बल्कि समाज की संकुचित मानसिकता इसकी चिंता का विषय है। पहले सामाजिक दृष्टिकोण में शायद इतनी संकुचितता नहीं थी और यही कारण रहा कि जो हमारे हृस्व परिधान है उनकी निर्दोष सीमा सभी को निर्दोष लगती रही, चाहे वो शाल भंजिका के सुडोल वक्षस्थल पर बधी कंच की हो या अजंता की राजकुमारी की परिचायकों की जंघा तक पहनी हुई धोती हो। ऐसे प्रश्न जब मुझसे किए जाते हैं, मैं सभी बहनों को सिर्फ मुस्कुराकर यही कहती हूँ, फिर तो इस युग में हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें वस्त्र परिधान को भी आधुनिक रखना है,
समाज की मानसिकता के अनुसार भी खुद को संयमित रखकर अपनी दिशा निर्धारण करना है। वस्त्रों में फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श हमारा नहीं उर्वशी रंभा, आदर्श हमारा नहीं उर्वशी रंभा, हम है दुर्गे काली लक्ष्मी जगदम्बा। बस मेरा यही मानना है, यही कहना है कि फैशनेबल वुमेन भी वही अच्छी लगती है जिसमें से नारीत्व के सहज, सुलभ, सौम्य जो गुण है वो उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से और आचरण वायरस हमारी गोल्डन कल्चर को संजाए हुए हमारी पोशाकों, परिधानों को होम ना कर दे। इसलिए हमें प्रतिपल सजग रहने की, सचेत रहने की आवश्यकता है। हम जब भी वस्त्र पहने ऐसे हों कि हमारे तन को नहीं, हमारे मन को भी उजागर करें। बदलते परिवेश के में वस्त्र भले ही बदल जाए, पर हमारा व्यक्तित्व उसमें सदैव परिलक्षित होता रहे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। समय सीमा हो चुकी है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे समय दिया, सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत सुंदर उद्बोधन आपने दिया है। बहुत अच्छा नारी ममता समाज जी, की नाड़ी होती है और सचमुच नारी बहुत ही अच्छा उद्बोधन। पर बहुत चर्चा अच्छा। विषय नहीं होना चाहिए, नारी चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। ये भी बात यहाँ से नारी सम्मान की, नारी गौरव की मैडम जी ने प्रकट की है। सामाजिक दृष्टिकोण संकीर्ण बन चुका है, ऐसा मैडम जी का कहना है। लेकिन कुछ अंश तक ये सही भी है और इसका कारण नारी भी है कि कुछ अंश तक हम देख रहे हैं कि आज पर्यटन स्थलों में जाकर अगर हम देखें तो वहां पर इस प्रकार की नारियां या युवतियां कपड़े पहने हुए दिखाई देती है कि कपड़े पहने ही क्या कहे उसे, इतने आधे कपड़े शरीर पर होते हैं कि पूरा शरीर ढका नहीं होता है। वहां पर कैसे कहे हम कि सामाजिक दृष्टिकोण संकीर्ण हो चुका है। तो ये भी बात यहाँ से मायने रखती है। मैडम जी ने और एक महत्वपूर्ण बात नारियों के लिए कही कि नारीत्व जिससे झलके ऐसा परिधान नारी का हो। धन्यवाद मैडम जी, इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहिएगा और हमें उद्बोधित करते रहिएगा। हमारे बीच उपस्थित है नागपुर महाराष्ट्र से मधु भंबा मैडम जी, प्राध्यापिका मधु भंबी सम्मान आमंत्रित है, आप हमें उद्बोधित करें, मार्गदर्शित करें। जी धन्यवाद मैडम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अरे सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी आदरणीय सम्माननीय विद्वत जनों को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। आज देश ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और हम आज ये विषय लिए हुए हैं कि बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा। माफी चाहती हूँ, मेरे द्वारा कहे गए शब्द शायद सभी को पसंद नहीं आएंगे। आज भी हम इस पुरुष समाज में रहने मैडम जी वाले। विनम्र निवेदन है आपसे। हेलो मैडम जी, जी, विनम्र निवेदन है, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी हाँ माफी चाहती बोलिए हूँ, मैडम मेरे जी। सारे कहे गए शब्द शायद सभी को पसंद नहीं आएंगे। आज भी हम इस पुरुष समाज में रहने वाले आदिम प्रवृत्ति वाली मानसिक धारणा को लिए हुए हैं कि स्त्री साड़ी पहने या सलवार सूट या जीन्स टॉप। आखिर महिलाओं की वेशभूषा क्या हो? आज के बदलते परिवेश में जहां महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने परचम को लहराया है, वहां हम उनकी वेशभूषा की बात कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से परिपूर्ण हमारा देश, जिसमें जहां महिलाओं की वेशभूषा में भारतीय साड़ी की गरिमा का जितना बखान किया जाए वह कम है। साड़ी भारतीय नारी का वस्त्र ही नहीं, उसकी अस्मिता की भी पहचान है। इसमें भारतीय महिलाओं का सौम्य व शालीन व्यक्तित्व झलकता है। अगर बात की जाए जल सेना, थल सेना, वायु सेना या अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र जहां महिलाओं का पहनावा साड़ी हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कार्य क्षेत्र में
कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न जरूर हो सकता है। आज के अंतरिक्ष युग में स्त्रियों को खुद फैसला करना है कि वह अपने लिए कौन सा लिबास या वेशभूषा चुन सके। यह सही है कि कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है। किसी भी देश की संस्कृति बुरी नहीं होती है, लेकिन हम क्या अपना रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर होता है। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। महिलाएं जीन्स व टी शर्ट पहने, टॉप पहने, कोई बुराई नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने टी शर्ट्स पहनी हुई है और मुझे नहीं लगता है कि कहीं मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ या ऐसा कुछ। बस ऐसे वस्त्र पहने कि भाई जो शालीन और गरिमा युक्त हो, जो देखने वाले के मन को सिर्फ लुभाए ही नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा भी हासिल कर सके। मैंने कहीं सुना था कि पाकिस्तान में एक भाई ने अपने बहन को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसकी बहन जीन्स पहनती थी, और यही बात उस भाई को पसंद नहीं आई और उसकी मौत हो गई, अर्थात उसने बहन को मार दिया। तो सिर्फ जीन्स पहनने से भाई को ये पसंद नहीं आया और उससे मार दिया, ये कहाँ तक उचित है? हम जहाँ आजादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को आजादी मिली है? आज भी उन पर पाबंदियां हैं कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविता में यह भावना जरूर व्यक्त की थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब इसी को ही अगर देश की पहली आईपीएस अफसर श्रीमती बेदी, किरण बेदी ने इस तर्ज पर कहा था गुप्त जी की इसी पंक्तियों को, सबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है कर्तव्य और आंखों में है निगरानी, और आंखों में है निगरानी। मेरा भी यही मानना है कि लिबास आरामदायक हो, जो शालीनता को दर्शाए, गरिमा का ख्याल रखे। ऐसी वेशभूषा धारण करने का अधिकार हर महिला को। और जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि अगर वे सुंदर नहीं है तो सुंदरता को दर्शाने की जबरदस्ती कोशिश होती है, या फिर ऐसा कुछ। हाँ, कहीं कहीं पर ये जरूर है, लेकिन सर जी माफी चाहूंगी। हाँ जी सर जी, माफी चाहती हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ सर जी लेकिन अब क्योंकि मुझे पसंद है ये पहनावा, मुझे पसंद है, और मुझे मेरे परिवार में कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये ना पहने, वैसा ना पहने। लेकिन जहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये हो रहा है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? जहाँ वही बात आ रही है कि हम लोग 75वीं आजादी महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो फिर हमें आजादी क्यों नहीं है? अब मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं मेरे पापा जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि नहीं ये लिबास ना पहनो ऐसा। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, उनको मैं समझाती हूँ, पापा मुझे जिसमें आरामदायक लगेगा मैं वो पहनूंगी। हाँ, मैं व्यावसायिक रूप से मैं एक टीचर हूँ, लेकिन शिक्षिका होने के बावजूद वहाँ पे सलवार सूट चलते हैं। पहले साड़ियाँ भी चली, सलवार सूट चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अंग प्रदर्शन करने के लिए और इस प्रकार से वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे यहाँ भी सारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स कॉलेज है,
तो वहां पर जो छात्राएं रहती है और मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं उन छात्राओं का अनुशासन निर्धारित करूं। अनुशासन में इस प्रकार से कि अगर मुझे कटा फटा जीन्स दिखता है मैं उसी समय उसे टोकती हूँ, अगर उसके टॉप मुझे सही नहीं दिखते हैं तो मैं उसी समय उसको टोकती हूँ और आगे से ये बोलती हूँ कि ये पहन के आए तो मैं कॉलेज में आने नहीं दूंगी। तो ये इस प्रकार से कि हम लोग उस समय बच्चों को बोल देते हैं। कहीं कहीं ये भी लगता है कि क्या परिवार वालों का जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चियों को देखें या किस प्रकार से वे कॉलेज में भेज रहे हैं। 11th-12th की छात्राएं हैं, बड़ी हैं, तो इस प्रकार के कभी कभी परिधान से मुझे चिढ़ आती है कि ये क्यों, ऐसा क्यों। तो ये नहीं होना चाहिए। सर की बात से मैं ये सहमत हूँ, लेकिन कहीं कहीं पुरुष प्रधान देश है हमारा, जहाँ पर ये सारी बातें विचार करने के लिए है कि क्या सही में हमारी वेशभूषा तय करने के लिए कोई और आए कि आप ऐसी वेशभूषा पहने या ऐसी वेशभूषा पहने, इस प्रकार से रहें, उस प्रकार से रहें। मुझे ये आज भी प्रश्न चिन्ह ही लगता है कि क्या है, किस प्रकार से है, क्यों। तो कहीं कहीं ये और कुछ कुछ ऐसा भी लगता है। मैं वापस अपने कॉलेज की तरफ जाऊंगी कि कहीं पर ऐसा भी होता है। मैडम पूरी तरह से सहमत। धन्यवाद, धन्यवाद। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ साड़ी पहने हुए कुछ महिलाएं हैं, वो भी शिक्षिकाएं हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए, सही बात है, कि आप वहां उस परिवेश में अंग प्रदर्शन करने नहीं आई हैं। जो परिवेश है वो ऐसा वातावरण है जहाँ पे आप शिक्षा दे रही हैं, लेकिन उनको हम कह नहीं सकते हैं, हम बच्चों को कह सकते हैं। उनको खुद समझना चाहिए कि आप टीचर हैं, आप शिक्षिका हैं और उस शिक्षिका के नाते आपसे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो जो परिधान आप पहन रही हैं वो परिधान भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे सीखें। तो इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं सब सोचें, समझें और फिर कि तय करें आखिर किस विषय को लेकर हम बैठे हैं, कि क्या कर रहे हैं हम, किस प्रकार से कर रहे हैं। इसमें माता पिता भी कुछ सोच सके कि हमें बच्ची को कैसे भेजना है। दूसरा, शिक्षक वर्ग कि किस प्रकार से हम किस माहौल में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और भी कही गई कि पर्यटन स्थल पर देखा गया है कि वाकई में मैंने भी देखा है, बहुत अजीब सा लगता है वहां पर जो नए जोड़े हो या किसी प्रकार से अन्य कोई भी हो, तो वो ऐसा परिधान रहता है कि सही में समझ में नहीं आता है। शर्मसार हो जाते हैं हम लोग भी कि ऐसा परिधान किस प्रकार से ये बच्चियां हमारे सामने, तो वो बच्चियां ही रही कि पहन के आ रही हैं। क्या इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? फिर ऐसा होता है कि बलात्कार जैसे माहौल में या ऐसे शब्द हमको सुनाई देते हैं, तो ऐसे शब्द कैसे निकलते हैं या ऐसी क्रियाएं कैसे होती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे मन की व्यथा है, जो मेरा मन चाहता था, मैंने वो बोला, क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने बोला था कि आप मन की बात करें यहाँ पर। बिल्कुल सर, मैंने मन की बात की है, तो माफी चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहूंगी कि आप सोच के देखें कि आप किस प्रकार से किस परिवेश में रह रहे हैं और कैसी वेशभूषा धारण कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आयोजकों ने बोलने की संधि दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद डॉक्टर मधु भंबानी मैडम जी। जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं प्राध्यापिक, बस हाँ जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। हम महाबलेश्वर में मिले हैं, पंचगनी में मिले हैं हम। जी जी, हम मिले हैं, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, हाँ,
धन्यवाद मिले थे। मैडम जी। हाँ बिल्कुल मन की बात आपने की है यहाँ पर कि जो खुद के लिबास पर भी आप बोली हैं कि जो आरामदायी लगे वो पहनना चाहिए, लेकिन जरूर अंग प्रदर्शन ना करे। लिबास गरिमा को दर्शाए, ये मैडम जी ने यहाँ पर बताया है। और किसी भी देश की संस्कृति बुरी नहीं होती है, मायने ये रखता है कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। तो ये भी सोच जो है नई पीढ़ी की, वह सोच बदलने की जिम्मेदारी कुछ हद तक हम पर भी आती है, क्योंकि हम रोहिणी मैडम, मैं माता आपको पिता थोड़ा के सा बाद टोक रही हूँ कि मैम ने अध्यापक एक जो बहुत है। महत्वपूर्ण बात कही है हाँ। कि ये क्या अभी भी पुरुष तय करेंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जो कि क्योंकि समय आप लोगों ने इतना कम दिया तो मतलब कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने वो मेरे मन की भी बात उन्होंने कह दी कि अभी भी क्या ये पुरुष तय करेंगे या कोई और तय करेगा कि हमें क्या पहनना है। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है मैडम जी यहाँ पर कि अभी अभी उसके पूर्व यहाँ पर ममता मैडम जी ने जो बताया कि नारी समाज की नाड़ी है और नारी पर चर्चा, नारी चर्चा का विषय हो, ये ही शर्मसार है। तो इसलिए यहाँ पर हम पुरुषों की चर्चा करने की यहाँ पर बारी क्यों नहीं आ रही है, या समय नहीं आ रहा है, क्योंकि दिख भी वैसा ही रहा है कि शरीर ढकने की जरूरत नारी को है, और वही अगर खुले तौर पर घूमती फिरती है, तो यहाँ पर ये भी हमें ही सोचना है। हम यहाँ पर नारी शक्ति ज्यादा जुड़ी हुई है और नारियों ने ही सोचना है, और नई पीढ़ी के विचार बदलने की जिम्मेदारी हम पर है। ये मैं बात कर रही थी कि हम अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, और जरूर छात्रों को, नई पीढ़ी को दिशा देने का काम भी हम पर है। तो जरूर नई पीढ़ी का दिशा निर्देशन करना जरूरी है कि हमारी संस्कृति महान है, 5000 वर्ष पूर्व की है। जरूर यहाँ पर पाश्चात्यों का अंधानुकरण हम ना करें, ये बात नई पीढ़ी तक हमें पहुंचानी है। धन्यवाद भंबानी मैडम जी, यहाँ पर आई हैं, हमें समय दिया है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आपकी आभारी हूँ। हमारे बीच बहुत सारे श्रोतागण और वक्तागण भी जुड़े हुए हैं, किंतु बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन नहीं है और नाम भी कुछ अलग हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विनम्रता से पूछना चाहती हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर जया सिंह जी उपस्थित है। मैडम जी, आप डॉक्टर जया सिंह जी उपस्थित है। मैडम जी, आप जी ठीक है। निर्धारित की हुई आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जुड़ नहीं पाई है, डॉक्टर जया सिंह रायपुर से थी। हमारे बीच उपस्थित हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वरी जायसवाल मैडम जी, आपका मार्गदर्शन यहाँ पर दे ससम्मान आमंत्रित है भुवनेश्वरी जायसवाल, कोरबा छत्तीसगढ़। जी मैडम, मेरा भुवनेश्वरी, हाँ, मनाते चले, हाँ, देश हाँ। आजाद रहे। और माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ हुआ। भुवनेश्वरी जी, रोहिणी मैम, एक रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट आप डिस्कशन का टाइम रखिएगा मैम, ये अनुरोध जी है। सचिव जी, सचिव महोदय से जी बात जी करती हूँ और रोहिणी मैडम, अंत में, मैं हाँ, भी अंत यही में बोलना करेंगे। चाहूंगी। हाँ जरूर जरूर, हाँ। आने लगी। भुवनेश्वरी जी, आप इसके लिए एक और मीटिंग कर दिया भुवनेश्वरी जी, जाए आवाज आ रही है अगली बार। रोहिणी मैम? हाँ क्योंकि हाँ 2 आ मिनट रही है, में ऐसी बोलिए। चर्चा पूरी नहीं होगी। ओके जी जी। भुवनेश्वरी सभी जी, विद्वत बोलिए। जनों को मेरा सादर नमन। मैं भुवनेश्वरी जायसवाल। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या मैडम? जी आ रही है, अभी ठीक आ रही है। आ रही है। अभी ठीक आ रही है। हाँ, वो आ रही बारिश है। की वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो है अभी। तो
मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद नेटवर्क खराबी है उनमें। हाँ, भुवनेश्वरी जी। पता नहीं बार बार कट रहा है शायद। अभी आ रही है? हाँ अभी मैडम आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है, एक ही स्थान पर बैठिए जहाँ पर आ है रही आप। है। हाँ मैं एक ही स्थान पर बैठी हूँ, वो शायद काफी देर में दिक्कत हो रही होगी, बारिश है। जी 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 आ रही है क्षमा आ रही है। चाहती हूँ, असुविधा हो रही है थोड़ी सी आप लोगों को। बहुत सारी बातें हो चुकी है इस विषय पर कि वर्तमान परिवेश में, मतलब शब्द ही हम वहां से ले रहे हैं कि वर्तमान परिवेश। तो आजकल जो माहौल है उसमें हम वेशभूषा पर बात करेंगे, महिलाओं की, हमने जो समझा है। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये समझ में आता ही है। फिर देश काल और वातावरण के हिसाब से परिवर्तन होता है, ये भी हमने पढ़ा सुना है हमेशा। अब एक और चीज आ गई है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर में नहीं रह रही हैं, महिलाएं बाहर जा रही हैं और घर में भी रह रही हैं, तो काम करने का तरीका बदल गया है। बहुत से काम थे पहले जो आराम से हम घूंघट में रह के, साड़ी पहनकर, लहंगे में रह के कर लेते थे। अभी कुछ चीजें हैं जिनके लिए बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं जो, उनको उठाना पड़ेगा, या तो कहीं से धोती बनानी पड़ेगी। हम भले अपने बड़ों के सामने सर पर आंचल रखते हैं, मैं उस चीज की बिल्कुल बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ कि अगर हमारे बड़े हैं और हमारे यहाँ ये सभ्यता चल रही है, परंपरा है कि हमको उनके सामने सर पर आंचल रखकर उनको सम्मान देना है, तो हम वो जरूर करें। मैंने खुद मतलब अपनी बात बताऊं तो अपने ससुर जी के सामने कभी सर से आंचल नहीं गिराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मैं हर जगह कर पाऊं। मैं जब बाहर जाती हूँ या मेरे परिवार के लोग, आसपास के लोग बाहर जाते हैं, वो जींस टॉप पहनते हैं, वो सलवार सूट पहनते हैं। मैं अपने वर्क प्लेस, मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट पहनती हूँ, सबसे ज्यादा मैं साड़ी और सूट ही पहनती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी सुविधा की बात है, अगर मैं लंबे सफर पर जाने वाली हूँ, ट्रेन में चढ़ना है बार बार, मुझे कहीं लंबी यात्रा करनी है, पहाड़ चढ़ना है, कुछ करना है, ऐसी जगह हम घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जींस टॉप ज्यादा सुविधाजनक है। अगर हम पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फ्रॉक भी हम फैशन के लिए पहनते हैं। अब फैशन ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो हम हमारी सीमा थी कि हमारे जो राज्य के लोग राज्य तय, अब वह करना ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, इंटरनेट का टाइम है, सब जानते ही हैं, कुछ भी किसी से छुपा नहीं है। हमको पता है यहाँ बैठे बैठे, जब हमने अमेरिका की शायद पूरे स्पेलिंग नहीं सीखी, लेकिन अमेरिका के लोग पहनते क्या है, खाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, वो हम फिल्मों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक चीज स्वाभाविक है कि जो अपने पास नहीं होती, दूर रहती, वो थोड़ी आकर्षित करती है। फिर हम देखते हैं कि अपने आसपास के लोग अमेरिका जा रहे हैं, फिल्मों का असर आता ही है। नेटवर्क खराबी है मैडम जी। आ रही है आवाज मेरी मैडम? हाँ आ रही है बार आ बार रही है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो एक तो यही कारण हुआ, मुझे जो समझ में आता है कि ग्लोबलाइजेशन, जब हम देखते हैं कि और भी लोगों से हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है, जिस तरह से अंग्रेजी पढ़ना अभी जरूरी हो गया। पहले तो हमको अंग्रेजी आती नहीं थी, अब हर किसी को अगर आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है। हम हिंदी छोड़ नहीं रहे, लेकिन अंग्रेजी सीख तो जरूर रहे हैं ना। उसको तो, हमको एक मोबाइल भी ऑपरेट करने के लिए, इवन इस मीटिंग के लिए भी अंग्रेजी सीखना जरूरी है। उसी तरह से कुछ कुछ चीजों को हमको अपने में अपनाना पड़ेगा, बदलना पड़ रहा है। बस सामंजस्य ये है कि पोशाक चाहे भारतीय हो, पाश्चात्य हो, हमें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। और कपड़ों को लेकर मेरे जो विचार हैं कि पोशाक या कोई भी वस्त्र वो सही है जो हमारे जरूरी, तन के उन जरूरी हिस्सों को ढक कर हमें सुंदर बनाए। जो हिस्सा नहीं दिखना है, हम स्लीवलेस पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर थोड़ा सा एड़ी से ऊपर तक के कपड़े पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम घुटने तक आते हैं या हम बैकलेस हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आपके
शरीर को ढक नहीं सकता, आपको सुंदर नहीं दिखा सकता ढक करके, बल्कि आपके शरीर को ज्यादा दिखाना चाह रहा है, तो वो कपड़ा मुझे नहीं लगता कि भारतीय परिवेश के लिए, भारतीय नारी के लिए बना है, मेरे लिए या आपके लिए बना है। और जींस टॉप में या फ्रॉक पहनने में कोई बुराई नहीं है, लिमिट हमको तय करनी, उसकी सीमा हमको निर्धारित करनी है कि वो कहाँ तक शरीर को दिखा रहा है या छुपा रहा है, उसकी फिटिंग कैसी है। उससे हम पहनकर जब सामने जा रहे हैं तो क्या हमारे पिता के सामने, हमारे भाई के सामने या हमारे अपनों के सामने हमें पूरी तरह से आत्मविश्वास, ये समस्या तो नहीं आ रही है कि लगे कि ये हम इसके सामने नहीं पहन सकते अपने घर वालों के सामने, तो बेहुदापन जो एक शब्द होता है वो तो आजकल साड़ी के साथ इतनी ज्यादा की जा रही है। जो हमारी सबसे गरिमामय पोशाक है, मैं प्राउडली बहुत गर्व के साथ साड़ी पहनती हूँ और ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि साड़ी को ऐसे ब्लाउज के साथ आप लोग लोग जोड़ रहे हैं पहनने के लिए। इवन टीचर्स भी, जैसे बात सुनी मैंने, वो स्लीवलेस पहनते हैं, बैकलेस पहनते हैं, इवन स्ट्रिपलेस पहनते हैं। स्लीव्स नहीं है, बैक नहीं है, वो तो ठीक था, स्ट्रिप्स भी नहीं है, खाली नेट है। साड़ियों में भी ऐसे ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाश्चात्य कपड़े लाकर ही हम अपने आप के अंदर में असभ्यता ला रहे हैं या बेहुदापन ला रहे हैं। भारतीय वेशभूषा, जिसकी जैसी मानसिकता है वो कहीं से भी ले आएगा। पाश्चात्य को स्वीकार करना बुरा नहीं है, बस साथ में ये है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा को बनाए रखें। फिर एक चीज ये भी है कि हमारी आदिवासी परंपरा एरिया, बस्तर वगैरह साइड में बिना ब्लाउज के ही साड़ी पहनी जाती है। उनको भी हम अश्लील नहीं कह सकते क्योंकि ये उनकी परंपरा है, वही चलन है उनका, मगर सिविलाइज्ड है, जो नागरिक बन चुके हैं, शहरीकरण हो चुका है, थोड़े लोग सभ्य समाज में आ गए हैं, वो सभ्यता से कपड़े पहनते हैं। तो सभ्य कहलाना है हमें, आदिवासी नहीं कहलाना है, सभ्य कहलाना है हमें। तो बहुत हमको पाश्चात्य भी नहीं कहलाना है। अपनी भारतीयता को बनाए रखने के लिए अपने विवेक से चुनकर अपने कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने जिस पर पुरुष उंगली ना उठा सके, उसे हम अवसर ना दें। बस मेरा इतना ही कहना था, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है और ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगी। एक और बात, स्मार्ट वेयर एक चीज है, जो जींस और साड़ी का कंपैरिजन चल रहा था, तो उसको लेकर मैंने देखा है कि आप कभी अगर इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर हम जाते हैं ब्रांड्स में, तो एक अलग सेक्शन बना दिया है स्मार्ट वेयर, और मॉल्स में भी होता है, शॉपिंग मॉल्स में स्मार्ट वेयर। इसका मतलब ये है कि आपको स्मार्टली उस कपड़े को पहन के आप हर काम कर सकते हैं। जैसा मैडम ने बताया, दुपट्टा फंसता है कई जगहों में या साड़ी डिस्टर्ब करती है, तो वो चीजें उन कपड़ों से नहीं होती। जींस पहनना, मैं द्विवेदी जी से सहमत हूँ कि अगर वैसा वाला जींस पहन लिया जिसने की बिल्कुल बॉडी खराब दिख रही है, फिर उसके साथ छोटे टॉप पहन लिए, तो वो विवेक पर है कि अगर आप जींस पहन रहे हैं और कुर्ता सही पहन रहे हैं, फिटिंग सही है आपके कपड़ों की, तो आप बेढंगे बिल्कुल लगेंगे, बल्कि ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, स्मार्टर लगेंगे, सभ्य लगेंगे और मर्यादित लगेंगे। धन्यवाद मैडम। आभार आप सबका, आप लोगों ने सुना। बहुत धन्यवाद मतलब दीदी। सबने जो कहा बातें वही हैं, लेकिन विचार मेरे थोड़े से ऐसे थे। धन्यवाद, धन्यवाद भुवनेश्वरी जी। वैश्वीकरण एक कारण यहाँ पर भुवनेश्वरी जी बता रही है, लेकिन उनका ये मानना है कि पोशाक चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, पोशाक चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, समय सीमा अपनी कपड़ों की सीमा हमें निर्धारित करनी चाहिए। मर्यादा, परंपरा ये बनाए रखने के लिए अपने विवेक का प्रयोग हमें करना चाहिए। बहुत ही सुंदर मैडम जी उद्बोधन आपने दिया। इस उद्बोधन हेतु मैं कुछ दो लाइन यहाँ पर कहना चाहूंगी कि पोशाक देखकर ना लगाओ हैसियत का अंदाज, पोशाक देखकर ना लगाओ हैसियत का अंदाज। किरदार अगर अच्छा है तो हर पोशाक में खुलेगा साज, किरदार अगर अच्छा है तो हर पोशाक में खुलेगा साज। यही यहाँ भुवनेश्वरी जी को स्पष्ट करना है। धन्यवाद मैडम जी। अभी सुनिश्चित किए हुए भी वक्ताएं थी, वे यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। और अध्यक्षीय उद्बोधन के पूर्व माननीय सचिव महोदय जी ने मुझे सूचित किया है कि सचिव महोदय जी आपसे, हम सब से बात करना चाहते हैं। आमंत्रित है ससम्मान माननीय सचिव महोदय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर। मैं भी वही चाह रहा था जो अभी आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कि
हम लोग इस पे अभी एक समूह चर्चा करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अभी अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद जो है हम लोग 10 मिनट का समय रखेंगे, और तो उस पे अभी मेरे विचारों को लेकर के जो थोड़ी सी वो थी भ्रांतियां कुछ लोगों को बनी हुई, उस पे भी, और जो आप लोगों के विचार आए हैं उस पे भी। तो पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, अभी मधु अंबानी मैडम ने भी कहा है, और ज्यादातर मधु अंबानी मैडम ने कहा अभी। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमें किसी भी पहनावे से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे पहनावा कोई भी हो, बस वह पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए जो देखने में, जिससे जो देखने में और खुद पहनने में दोनों में वो एक कहीं से शालीनता जिसमें न झलकती हो। अगर हम जीन्स टॉप भी पहनते, अगर कोई पुरुष भी अगर सड़क पे जाता है, कुछ ऐसे कपड़े पहनता है जो देखने में बहुत ही बेढंगे लगते हैं, लेकिन चूंकि पुरुष की बनावट, शरीर की जो प्राकृतिक बनावट होती है, उसका एक अपना अलग वजूद होता है, और महिला की जो शारीरिक संरचना होती है उसका एक अपना अलग होता है। तो कपड़े चाहे जीन्स टॉप हो, चाहे लेगी हो, चाहे शर्ट पैंट हो, कुछ भी हो, बहुत सारी मेरे परिचित की पुलिस विभाग में IAS रैंक की अधिकारी हैं, जिनको मैंने देखा है कि ऑफिसों में वो अपने ड्रेस पहन के जाती हैं और घर आकर के साड़ी पहन के बड़े ही सलीके से बैठ रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े और साड़ी हो या कोई भी कपड़े हो, हम लोगों ने यह विषय जो रखा है महिलाओं पे पाबंदी लगाने के लिए नहीं रखा कि वो क्या पहने, वो पहने और स्वतंत्र पहनने के लिए, क्या पहनती हैं हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, जो भी पहनना वो पहने। बस इसका मकसद ही है इस विषय को रखने का कि जो भी पहने वो जो पहनावा हो हमारा वो एक शालीन हो, उसमें कहीं से भी फुहारपन दिखाई ना पड़े। तो देखने में अगर एक महिला भी देखे, अगर बहुत सा जगह हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं भी दूसरी महिला को देख के बोलते हैं कितने कैसा कपड़ा पहनी है, वहां पुरुष नहीं होता है। कई बार हम लोग साथ में होते हैं, बाहर की महिलाएं भी होती है, विश्वविद्यालय में हम जाते हैं, लड़कियां आती हैं क्लास लेने के लिए, तो जो महिला प्रोफेसर हैं या टीचर वो भी बोलते हैं कि अरे लड़कियां कैसे कपड़े पहन के आजकल आ रही हैं। तो वहां पुरुष नहीं बोलता, वो महिलाएं ही बोलती हैं, क्योंकि वो दिखता ऐसा है कि उनका पहनावा वो है। तो पहनावे पे किसी भी महिला के पहनावे पे हम लोगों को कोई संस्था को या मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं कि क्या पहनती है। बस सिर्फ ये है कि जो भी पहने आप, वह पहनावा, उस पहनावे में एक शालीनता झलके, ऐसा ना हो कि जो पहन रहे हैं कपड़े और देखने में ऐसा लगे कि उन्हें पूरा, या तो साड़ी में भी अंग प्रदर्शन का इतना भयंकर हो जाता है कि जो देख के शर्म आती है कि साड़ी पहना गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीन्स और टी शर्ट में भी अच्छे लगते हैं, महिलाएं बहुत सारी दिखती हैं जो जीन्स भी पहनी होती है, उसमें भी उनका एक शालीनता झलकती है। तो मेरा बस इतना ही कहना था। तो अभी अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद जो हम लोग एक सामूहिक चर्चा कर लेंगे हम लोग, अभी हम लोग पास समय है। तो आप लोग उसको, अब जो लोग श्रोताओं में से भी जुड़े हुए हैं उनमें से हम लोग जो अगर 2-2 मिनट में अपने संक्षेप विचार रख सकते हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा। तो रोहिणी मैडम आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को, हम लोग अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद हम लोग जी सर। हाँ, धन्यवाद सर जी। हाँ जी सर जी, यहाँ पर जो सर जी ने अभी स्पष्ट किया है कि मुझे किसी के भी पहनावे पर आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर से उन्होंने वही विचार यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं कि शालीनता महत्वपूर्ण है, शालीनता झलकनी चाहिए, नारीत्व झलकना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। फिर से एक बार यहाँ कहावत याद आ रही है मराठी की, हमारी दादी कहा करती थी कि साजल तेच ल्याव पचेल तेच खाव, यानी जो हमें शोभा देता है वही हम परिधान करें और जो जितना भी पेट को पचन होगा उतना ही खाओ।
यानी हमारी संस्कृति में हमारे पुरखों ने भी यही हमें सिखाया है और उसी का अनुकरण, उसी का अनुगमन अगर हम करें तो चर्चा का विषय नारी नहीं बन सकती है। ये भी यहाँ महत्वपूर्ण बात अंकित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिन्होंने निभाई है छत्तीसगढ़ महासमुंद छत्तीसगढ़ से जुड़ी है डॉक्टर अनुसुया अग्रवाल मैडम जी, ससम्मान आमंत्रित है, उद्बोधित करें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी। इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, कुछ सुनहरे लम्हों की बरसात है नारी, आज के इस दौर में भी लड़ रही अस्तित्व को, जबकि सभ्यता और संस्कार के आधार है नारी। साथियों, आज अकस्मात मिले इस गुरुतर और महत्वपूर्ण दायित्व के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के माननीय सचिव महोदय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बात करती हूँ आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी पर। आज की यह संगोष्ठी लगभग 1.5 घंटे चली है और रोहिणी डावरे जी जो अकोले महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक संचालन करते हुए श्रोता समूह को इस तरह से बांधे रखा कि कोई पल भर के लिए भी हिलने में भी समय को नष्ट करना समझा। बहुत बहुत बधाई रोहिणी जी इस कुशल और श्रेष्ठ संचालन के लिए। धन्यवाद मैडम जी। उसके बाद मैम ने बहुत ही मंगला अकोले मैम ने महाराष्ट्र से जो है, इन्होंने बहुत ही सुमधुर आवाज में सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। माँ सरस्वती वैसे भी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है और उनके यश का, उनके महत्व का गान अगर सुमधुर कंठ से हो जाए तो आनंद द्विगुणित हो जाता है। निश्चित रूप से हम सब भाव विभोर हुए। प्रोफेसर मंगला अकोले महाराष्ट्र जी को भी बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद स्वागत भाषण प्रस्तुत किया डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय प्रयागराज ने अपने चिरपरिचित और आत्मीय अंदाज में। उन्हें सुनना हमेशा मुझे सुखद लगता है और ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मंच के लिए या किसी संगोष्ठी के लिए बोल रही हैं। उनकी यह आत्मीयता और सहजता हमें अनायास अब उनके निकट कर देती है। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और फिर इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी पर प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए गोकुलेश्वर द्विवेदी जी पटल पर आए और उनकी एक स्पष्ट धारणा है कि वेशभूषा कोई भी हो शालीन होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो मरीज को जो तकलीफ है वो तो है ही, डॉक्टर भांति भांति प्रकार से उसमें कई रोगों को खोजने लग जाता है, उसकी सर्जरी करने लग जाता है और अपनी राय बनाने लगता है कि आपको ये तकलीफ भी है, शायद आपको पता नहीं, आपको ये तकलीफ भी है, शायद आपको पता नहीं। और इस तरह से वो मरीज जो एक रोग लेकर के डॉक्टर के पास गया होता है, सर्जन के पास गया होता है, जाने कितने रोगों को लेकर वापस आता है। बस कुछ ऐसी ही बात हो गई। गोकुलेश्वर द्विवेदी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वेशभूषा जो भी हो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, शालीन होनी चाहिए। अब उसके बाद हमने उसको भांति भांति प्रकार से समझा और कोई दिक्कत नहीं है। मंच इसलिए होता है, संगोष्ठी इसलिए होती है कि बातें खुलकर सामने आए, विचार खुलकर सामने आए। जब तक कि किसी भाव को, किसी विचार को, किसी मंतव्य को बहुत अधिक मथा नहीं जाएगा तब तक नवनीत नहीं निकलेगा और नवनीत तब तक नहीं निकलेगा जब तक मंथन नहीं होगा। तो मथा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि नवनीत ही सार होता है किसी तथ्य का। तो यह भी कि आपके मानसिक स्तर को आपकी वेशभूषा तय करती है। और फिर बाद में वो पुनः आए और उन्होंने इस बात के लिए भी गुजारिश की कि वेशभूषा कोई भी हो उस पे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह शालीन होनी चाहिए।
यानी वही बात उन्होंने दोहराई जो उन्होंने प्रारंभ में कही थी, क्योंकि मैं लगातार पटल की बातों को रेखांकित करते चल रही थी। बहरहाल डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से यहाँ पर पधारी हुई हैं और उन्होंने आदिकाल की नारी की वेशभूषा जो पेड़ों की छाल के बने होते थे वहां से अपनी बात की शुरुआत करते हुए आधुनिक समय के पहनावे तक की यात्रा संपन्न की और पाश्चात्य प्रभाव के कारण नारी की वेशभूषा में जो परिवर्तन आए हैं उस पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कलकत्ता के पहनावे की चर्चा करते हुए पारंपरिक परिधान के विषय में अपनी बात जो रखी, उससे कलकत्ता एक चित्र की भांति हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया। आपकी इस चित्रात्मक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई सूफिया यास्मीन जी आपको। और वे मानती है कि पहनावे में जो परिवर्तन हुआ है उसका कारण हमारी सोच में परिवर्तन है। सोच में परिवर्तन यदि श्रेष्ठ है तो पहना है कि वो आपको पूरी तरह से एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में सामने लाए। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी ममता जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके प्रति पटल आभार व्यक्त करता है। बहुत धन्यवाद। और इसके बाद प्रोफेसर मधु भंभानी जी नागपुर महाराष्ट्र से आई थी और इन्होंने माना है कि यदि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने परचम को लहराया है तो वहां पर वेशभूषा की बात करना थोड़ी बेईमानी सी लगती है। बात सही है, लेकिन इस पर मैं अपनी बात रखूंगी अभी आप सबके सामने। उन्होंने यह भी माना है कि ताजुब करने वाली बात यह है कि जहां मैथिली शरण गुप्त जी यह कहते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल और दूध में पानी, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, वहां पर हमारी जो एसपी महोदया है वो मानती है कि तुम्हारी यही कहानी आंचल में है कर्तव्य और आंखों में निगरानी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और निश्चित रूप से यह जो बात है यह महिलाओं के सपोर्ट में सामने आई है और जहां पर महिलाएं आज कर्तव्य से जुड़ी हुई हैं वहां पर निश्चित रूप से वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि परिधान सुविधाजनक हो, कहीं उसकी वजह से उपहासास्पद स्थिति ना पैदा हो जाए। इस बात का नारी ध्यान रखती है क्योंकि उनको रह रहकर अपने कर्तव्य के लिए बाहर आना पड़ रहा है। आपकी बात भी बहुत ही श्रेष्ठ रही मधु बंभानी जी, धन्यवाद आपका भी। और इसके बाद भुवनेश्वरी जायसवाल जी ने जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने भी माना कि आवश्यकता और कार्यशैली के अनुसार परिधान में परिवर्तन स्वागतीय है। उनकी बात भी अच्छी लगी। पुनः सचिव के रूप में गोकुलेश्वर द्विवेदी जी ने उसी बात की पुनरावृत्ति की और इस तरह से आज के लगभग 1.5 घंटे चले इस संगोष्ठी में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आए हैं। इसके बाद पुनः 10 मिनट का समय आप सभी को मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं सचिव महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी जो मेरी अपनी बात है और जो मुझे लगता है कि अवश्य सभी नारियों को यह जानना चाहिए। दरअसल यह जो चिंतन का विषय बना है, यह जो मनन का विषय बना है, उसके पीछे कारण क्या है? नारी ने आज परिधान बदला है, आज परिधान धारण किया है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बावजूद इसके इस विषय पर आज चर्चा क्यों हो रही है? तो इसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो ये है कि वर्तमान समाज अब नारी को एक देह के रूप में देखने लगा।
नारी को देह के रूप में जब तक के देखा जाएगा तब तक समस्या बरकरार रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। चित्रा मुद्गल जी मानती हैं कि स्त्री मुक्ति की मेरी परिभाषा उसके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। मेरी दृष्टि में स्त्री की मुक्ति तभी संभव है जब वह देह से नहीं मस्तिष्क से पहचानी जाए। आज आवश्यकता है कि नारी को हम उसके मस्तिष्क से जाने। हम यह देखें कि वह नारी जो प्रेमचंद के जमाने में घर की चहारदीवारी में कैद थी और जिसे तुम देवी हो, तुम श्रेष्ठा हो, तुम्हें घर की चहारदीवारी के भीतर रहना चाहिए, तुम इस घर रूपी मंदिर की देवी हो, अधिष्ठात्री हो, यह कहकर घर में कैद कर दिया गया था। वह नारी आज उन सीमाओं को पार कर देश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। आप याद कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को, कितनी सरल और कितना सहज व्यक्तित्व है उनका। जब नारी अर्श से लेकर फर्श तक की दूरी तय कर रही है तो निश्चित रूप से उसके देह को आपको छोड़ना होगा। जब तक आप उसके देह के पीछे पड़े रहेंगे, जब तक आपकी दृष्टि वहां पर रहेगी, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच पाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की हूं मैं, और छत्तीसगढ़ का जो परिधान है, जो वेशभूषा है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। और निश्चित रूप से जैसा कि कुछ वक्ताओं ने कहा कि वेशभूषा में भुवनेश्वरी जी ने कहा कि यदि वो एंकल्स के ऊपर हो तो ठीक है, लेकिन वो घुटने तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमारे यहाँ की वेशभूषा वैसे ही है और इतनी सुंदर वेशभूषा है जिसको हम लोग रह रह करके उन जगहों पर प्रस्तुत करते हैं जिन जगहों पर लोग नहीं जानते हैं छत्तीसगढ़ के परिधान को, वहां पर प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर एक कहावत चलता है, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। भोजन आप अपने हिसाब से कीजिए और श्रृंगार दूसरों के अनुसार कीजिए। दूसरों के अनुसार नहीं, जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों के लिए आपत्तिजनक ना हो, ऐसा श्रृंगार होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी का वो कथन जिसमें वो कहते हैं कि परंपरा उषा की तरह पुरानी युवती है। आप ध्यान देंगे, परंपरा जो है वो उषा की तरह पुरानी युवती है। हर सूर्योदय में वह नई होती है, हर दोपहरी में वो प्रखर होती है, हर संध्या में वो ध्यानमग्न होती है और हर चांदनी में स्वप्नाविष्ट होती है। बिना मरे वह बार बार नया जन्म लेती है। कितनी सुंदर बात कही है विद्यानिवास मिश्र जी ने कि नारी के जीवन में ये परिवर्तन पल पल होता है। देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन के 4 पहर में उसके रूप में परिवर्तन होता है। वर्तमान में समस्या इसलिए आ रही है, विचार इसलिए मलिन होते जा रहे हैं कि नारी की जिंदगी से सुबह खत्म हो गई, शाम खत्म हो गई, दोपहरी खत्म हो गई, केवल चांदनी रह गई। जरूरी यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक विकास और वेशभूषा की हम बात करें, सामाजिक जीवन की व्यवस्था को हम देखें और उसके अनुरूप हम अपने निर्णय तक पहुंचे कि नारी ने आखिर अपने परिधान में परिवर्तन लाया है तो उसकी वजह क्या है। आज की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से नारी ने पुरुषों की तरह स्वयं को इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बीच खींचा है और इस व्यवस्था के तहत नारी स्वयं भी धनोपार्जन कर रही है। इस धनोपार्जन के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या इस धनोपार्जन के जरिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तो बहुत अच्छी बात है। पाश्चात्य का अनुकरण भी करे जहां पर उसे करना चाहिए, लेकिन परिधान के मामले में उसे इसका अनुकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि किसी भी दृष्टि से वह परिधान हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे संस्कार के अनुरूप नहीं है और न ही हमारी परंपरा की दृष्टि से उचित है। नारी को अपना जीवन यथार्थ के धरातल पर रहकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप उसे संचालित किया जाना चाहिए, न कि सौंदर्य के माया जाल में बंध कर। कहीं ऐसा ना हो कि कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना वाली संस्कृति को नारी खींचकर अपने घर के भीतर ले आए और मर्यादा की जो खूबसूरत दीवारें हमारे घरों के आसपास बनी हुई हैं वो भरभरा कर टूट जाए और हम सिसकी भरते रह जाएं। साथियों, नारी वैसे भी बहुत सुंदर लगती है हर हाल में। हमारे यहाँ भूषण जो कवि है उन्होंने कहा है कि पहिरी भूषण कनक ते कही आवत यही देह, दर्पण जैसे मोरचा देह दिखाई दे। पहिरी भूषण कनक ते, नारी आभूषण भी धारण करती है तो कैसे दिखाई देता है? जैसे दर्पण में मोरचा लग गया है। स्वयं में सुंदर है नारी, इस सृष्टि की सबसे सुंदरतम रचना है नारी। और निश्चित रूप से न तो उसे श्रृंगार की आवश्यकता है, न उसे अपने परिधानों में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारतीय परंपरा ने एक बहुत ही सुंदर परिधान उसके लिए सुनिश्चित कर रखा है, अपनी सुविधा के अनुसार और सहूलियत के लिए, और काम में व्यवधान ना आए इसके लिए वो अपने परिधानों में आंशिक परिवर्तन कर सकती है। और पुनः एक पंक्ति कहकर कि काहे को श्रृंगार के बिगाड़ती है मेरी आली, तेरे अंग बिन श्रृंगार के श्रृंगारे। श्रृंगार करके अपने अंगों को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तेरे अंग बिन श्रृंगार के श्रृंगारे। इस बात को कहा है हमारे कवियों ने। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो कहा जाता है कि भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। भोजन, भजन, खजाना और नारी, इन चारों को पर्दा का अधिकारी क्यों बनाया गया है? इनको पर्दे में रखा जाना चाहिए, ये क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि हम उस युग को भी जानते हैं जब नारी को बलात् उठाकर ले जाया जाता था। नारी को हरने की परंपरा थी, नारी को जीतने की परंपरा थी, नारी को हारने की परंपरा थी। इसलिए नारी को पर्दे में रखे जाने की बात कही गई है। लेकिन आज नारी राष्ट्रपति बनकर हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। वहां पर निश्चित रूप से हम यह धारणा लेकर के चले कि नारी पर्दे में रहे, नारी उस 6 गज की साड़ी को बांध कर पूरे समय रहे, तो यह संभव नहीं है। और निश्चित रूप से आज की इस संगोष्ठी का विषय यह भी नहीं है कि नारी को साड़ी छोड़ करके अन्य परिधान धारण करना चाहिए या नहीं, यह विषय भी नहीं है। इसलिए हम अपनी बात उसकी साड़ी पर भी केंद्रित न करें, केवल हम उसके शालीन वेशभूषा की बात करें। और निश्चित रूप से जब इस चर्चा की बात गोकुलेश्वर द्विवेदी जी ने प्रारंभ की तो हम सबको इस पर सोचना होगा। गुप्त जी की इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आइए विचारे मिलकर यह समस्याएं सभी, आइए विचारे यह समस्याएं मिलकर सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद मैडम जी, बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अनुसुया अग्रवाल मैडम जी ने अपनी अध्यक्षता निभाते हुए सभी वक्ताओं का यहाँ पर जो मंतव्य है उन्होंने फिर से एक बार सारांश रूप में कहकर अपना मत भी यहाँ दिया है कि नारी स्वयं में सुंदर है, वे कहती है, इसलिए उसे बाह्य सजावट की आवश्यकता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैडम जी ने यहाँ बताई कि नारी को मस्तिष्क से जाने, क्योंकि 4 दीवारी के बीच जो सीमाओं में बंदी नारी थी उसने आज अपने कर्तव्य पथ पर जो कार्य कर दिखाया है उसकी ओर आज समाज दृष्टि डाले। समाज नारी की देह पर केवल दृष्टि ना डाले। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ से मैडम जी ने उद्बोधित की है। आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, अर्थात श्रृंगार दूसरों को आपत्तिजनक ना लगे,
ये भी यहाँ से मैडम जी ने स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, इसी प्रकार जुड़ते रहिए और उद्बोधित करते रहिए। अभी सभी वक्ताओं का भी उद्बोधन हुआ है, अध्यक्षीय उद्बोधन भी हो चुका है और सर जी के कहने के अनुसार यहाँ पर थोड़ा समय दिया जा रहा है। जितने भी श्रोतागण भी जुड़े हैं, किसी को कोई समस्या अगर है, चर्चा करनी है तो अपना मत स्पष्ट कर सकते हैं। मैडम पहले ज्योति जय मैडम को बुला लीजिए, जुड़ी हुई हैं इंदौर से। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। और सभी को नमस्कार कहते हुए पहले तो सर बहुत क्षमा चाहूंगी कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां मेरे साथ ऐसी रही कि मैं पिछले 2 साल से चाहते हुए भी जुड़ नहीं पाती थी। आज भी मैं कहीं बाहर थी, लेकिन मैंने रास्ते में गाड़ी में भी मैं जुड़ गई थी और अभी घर लौटी हूँ। तो मैंने जो भी चर्चा सुनी, एक तो सब सारे विदुषियां थी, आप लोगों की चर्चा सुनी। मैं सर बहुत छोटे से समय में अपनी एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ 2-3 चीजें हैं जो मुझे, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? कैसे इसे हो जाएगा? जी आ रही है मैडम जी, आ रही है। तो कैसे करें हम अपना? 2-3 चीजें मुझे जो प्रेरित करती है कि एक तो हम आधुनिक हो रहे हैं, तो आधुनिक होने के मायने ये हो गए हैं कि हम दिमाग से आधुनिक होने के बजाय, देखिए स्त्री मुक्ति की बात होती है, लेकिन आजकल लगता है कि स्त्रियां या लड़कियां वस्त्रों से मुक्ति जा रही है। तो हम वैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है वस्त्रों के मामले में हम आदिकाल में जा रहे हैं। तो उस चीज से हमको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि देह की जो बात हो रही है, तो जो बाजारवाद है उसने स्त्री को देह बना दिया है। ये बाजारवाद की चालबाजी है, उसका षड्यंत्र है कि उसने कहीं ना कहीं स्त्री को देह में उलझा दिया है और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से स्त्री उसमें उलझती जा रही है। तो जो सोच है, मस्तिष्क हमारा खुला रहना चाहिए और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता के मायने यही है कि हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें स्वविवेक से निर्णय लेना होगा कि हम पर क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज शालीन है। मेरी एक कविता है छोटी सी 2 लाइन की कि गरीबी में भी उसने मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास। मेरे माँ बेटी शीर्षक से मेरी एक कविता संग्रह, उसमें ऐसी छोटी छोटी रचनाएं हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर अगर हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें अपनी जड़ों से अलग कर सके, अपनी शालीनता से अलग कर सके। और जहां तक पहनावे का सवाल है, मुझे लगता है कि आप किसी भी देश में चले जाइए, उस देश के लोग अपना पहरावा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं भारत से बाहर जाती हूँ, तो मुझे लगता है लोग साड़ी छोड़ के बाकी सब पहनते हैं। और मुझे याद है जब मैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चाइना और नेपाल गई और मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे लोगों ने बड़े सम्मानजनक दृष्टि से देखा और मुझसे सवाल किया कि आर यू इंडियन एम्बेसडर? उन्होंने कहीं ना कहीं, वो साड़ी का सम्मान था। तो हम बाहर जाते हैं तब तो कम से कम हमें अपनी जो प्रतिनिधि वेशभूषा है वो धारण करना चाहिए। जहां तक कंफर्ट का सवाल है, मैं जिम जाती हूँ, सुबह में 6 से 7 जिम में रहती हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं जिम में साड़ी नहीं पहन सकती हूँ, तो वहां पर मुझे ट्राउजर और टी शर्ट ही पहनना होता है। लेकिन जहाँ शालीनता, उसमें भी बरकरार रहना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे प्रसन्नता है इस बात की और मैं आभारी हूँ। द्विवेदी जी, अपनी बहुत छोटी सी कविता से अपनी बात समाप्त करूंगी। कविता का शीर्षक है मेरा स्त्री होना। सुनो, मेरे माथे का दपदपाता सिंदूर देता है ऊर्जा मुझे। श्रृंगार की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि स्त्रियोचित गुण होना आवश्यक है। हमें ईश्वर ने स्त्री बनाया है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हम वो सारे क्रियाकलाप करें जो एक स्त्री को जचते हैं। तो सुनो, मेरे माथे का दपदपाता सिंदूर देता है ऊर्जा मुझे। आधुनिक होने के लिए मुझे पैंट पहनना आवश्यक नहीं लगता और ना ही उड़ान भरने के लिए स्कर्ट पहनना अनिवार्य है। हाथ के कंगन मुझे हथकड़ी नहीं लगते और ना ही पायल बेड़ियां। स्त्री होना, स्त्रियोचित गुण होना
मेरी प्रसन्नता में बाधक नहीं। और हाँ सुनो, कोई मुझे प्रसन्न नहीं रखता, क्योंकि मैं स्वयं प्रसन्न रहती हूँ। मुझे प्रसन्न रहने के लिए, मुझे पहनने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना होती। और सच पूछो तो यही मेरा स्त्री होना है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए आभारी हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर ज्योति जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोली आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति मैडम जी। बाजारवाद जो है, बाजारवाद ने स्त्री को कपड़ों से मुक्ति देने का जो विचार है वह बाजारवाद से आया है, ये मान्यता यहाँ पर व्यक्त की मैडम जी ने। और महत्वपूर्ण बात की, संस्कार अगर हमारे भीतर है तो कोई भी ताकत हमें अपनी स्वाधीनता से हटा नहीं सकती है। महत्वपूर्ण बात मैडम जी ने यहाँ पर व्यक्त की है। बाहर जब भी जाते हैं उनके खुद के उदाहरण सहित यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि और हमें प्रेरणा दी है सबको कि बाहर जाते समय जरूर हम अपनी प्रतिनिधि पोशाक पहने। और ये उदाहरण उन्होंने मानसरोवर का दिया कि वहां उनका सम्मान केवल साड़ी के कारण हुआ था। तो ये भी हर नारी ने यहाँ पर मायने रखना चाहिए। और कोई यहाँ अपनी बात स्पष्ट करना चाहता है तो मंच खुला है आपके लिए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, बहुत अच्छी चर्चा रही है और मैम आपने भी बहुत अच्छी बात कही। अब बात ये है कि शायद इसलिए मैंने एकदम प्रीवियस जो पीरियड हम लोग के शुरुआती दौर से शुरू किया कि हाँ एकदम उस समय तो अश्लीलता नहीं थी, जब दो वस्त्र या फिर जो है वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहन रहे थे, तो अब क्यों। और ये ममता जैन मैम ने भी वो बात कही कि हाँ अजंता इलोरा का भी दिया, तो आज ऐसी क्या बात हो गई। तो मानसिकता का प्रभाव तो है ही है कि मानसिकता जो है वो संकुचित होती जा रही है समय के साथ साथ। जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ साथ वो संकुचित भी होता जा रहा है, मानसिकता जो है वो संकुचित होती जा रही है। और एक बात ये भी है कि कार्य क्षेत्र जो है वो पहले महिलाओं का इतना ज्यादा विस्तृत नहीं था। अभी जो महिलाओं का कार्य क्षेत्र है वो इतना ज्यादा विस्तृत है कि उसके लिए वो संभव नहीं है कि वो एक ही तरह के जो है वो पोशाक धारण करें। हाँ, तो पहले तो ऐसे सिचुएशंस जो है वो थी नहीं महिलाओं के साथ। अभी वो तो जैसे कि सारे दिन भर ही एक तरह से उसका बाहर ही बाहर कटता है, तो उसमें फिर उसके लिए जो कंफर्टेबल हो, जो उसको सुविधाजनक हो, वो पोशाक वो धारण करती है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि हमारे संस्कार, तो हमें अपने संस्कारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर संस्कारों को हम लेके चल रहे हैं तो कहीं पर भी इसमें खतरा नहीं आएगा जहां तक है। लेकिन अश्लीलता कहीं से भी मने नहीं होनी चाहिए। गोकुलेश्वर जो सर से मैं एकदम सहमत हूँ कि अश्लील नहीं होना चाहिए। तो ये इस बात का जो है हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये दायित्व सिर्फ और सिर्फ माता पिता का नहीं है, क्योंकि आजकल कितना सुनते हैं माता पिता का, ये पूरे समाज का एक तरह से दायित्व हो जाता है, बन जाता है कि हाँ हम उन चीजों को जो है थोड़ा रोके टोके। मधु मैम ने जैसे कहा कि हाँ हम लोग भी वही करते हैं कि कहीं पर भी इस तरह का लगता है कि थोड़ा मैंने चुभ रही है आंखों को, तो बच्चों को टोक दिया जाता है। जी मैम, मैं आपसे सहमत हूँ। और मेरी बातचीत में, चर्चा में एक चीज छूट गई। जब हम संस्कारों की बातें करते हैं मैम, तो हम सिर्फ बच्चियों को संस्कार देते हैं। हम बेटियों को बोलते हैं बेटा इतनी बजे तक घर आ जाना। क्या हम बेटों को वही संस्कार देते हैं? नहीं। बेटा 12 बजे तक घर के बाहर क्या कर रहा है, क्या हमने जानने की कोशिश की है? तो जब हम पोशाक के बारे में बात करते हैं, निश्चित रूप से शालीन होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। आदमी टी शर्ट खोलकर घूम सकता है, लड़कियां खोलकर नहीं घूम सकती, ठीक है। लेकिन संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो वो संस्कार माताएं अपने बेटों को भी दे कि स्त्री का सम्मान करो। जिस दिन ये संस्कार बेटों में रोपित हो जाएंगे, उस दिन शायद हमें इस तरह की चर्चा की या बहस की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जी, दो जी, शब्द बिल्कुल मैम हम मैडम। भी बोलना हाँ, चाहेंगे। डॉक्टर पूर्णिमा मालविया जी, आप लोगों की बहुत ही बढ़िया चर्चा सुनी। और देखिए, सब बात एक ही मानते हैं, सबका मन एक ही है,
और जो द्विवेदी जी ने कहा वो भी, उन्होंने भी सही कहा, बस दिग्भ्रमित है हम लोग। देखिए शालीनता सबको पसंद है और दिखावा, देखिए बेढंगा, मैं तो प्रधान प्राचार्य हूँ डिग्री कॉलेज की, लड़का लड़की साथ में है, इसलिए रोज ही टोकना पड़ता है, रोज ही कहना पड़ता है और संस्कार देने पड़ते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं है। देखिए अच्छा बढ़ावा, एडवांस, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन जब घर से भेजते हैं डिग्री कॉलेज में या कहीं पढ़ने के लिए, तो घर से ही बच्ची निकलती है, बच्ची या बच्चा जो भी निकले, देखिए दोनों को समान है। लेकिन अगर कोई बेढंगा कपड़ा पहन के निकलती है और कॉलेज जा रही है, तो उसको माँ बाप से ही पहले शिक्षा मिलनी चाहिए कि बेटा कैसे जा रही हो। ये नहीं अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, ठीक कपड़ा पहन के जाओ, चलो ऐसे नहीं जाना। अगर माँ बाप से ही संस्कार मिलेंगे तो उनको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां तक ये है कि टोक रोक की बात है, तो हम लोग भी जाते हैं आते हैं और बचपन से ही जा आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसी विसंगतियां नहीं आई, कहीं किसी ने टोका नहीं, कहीं किसी को नहीं, क्योंकि स्त्री देखिए अपने में ही परिपूर्ण है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, बशर्ते संस्कार अच्छे होने चाहिए। और संस्कार ही हम लोग आजकल नहीं दे रहे हैं, ये क्षमा करिएगा, ये बात बहुत बिल्कुल 100% सही है। और जहाँ संस्कार पूर्णिमा है जी, जी, जहाँ लेकिन संस्कार है आप ही की बात है। को थोड़ा सा आगे करती हूँ। महिलाओं में अब संस्कार की आवश्यकता है बच्चियों से। आज महिलाएं कपड़े लाके देती हैं, हमारी बेटियां स्मार्ट दिखें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी और बच्चों में ये देखिए बात कोई में तो कमी मैं नहीं भी है, सहमत हूँ, बिल्कुल जो हम सहमत। समझाते हैं वो बच्चे दोबारा मानते हैं और बहुत आदर करते हैं, बात तक भी आदर करते हैं, आगे कहते हैं कि मैम अब आपने समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा था। तो ये हमारी भी देन है। अगर 10 सालों से 20 सालों से एडवांस इससे नहीं होता, जैसे बताते हैं। और द्विवेदी जी भी वही कहते हैं, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी में थे, तमाम माहौल है, देखे हैं, तो इसलिए आज उनके मुंह से ये सुना हमने। आज तक तो कुछ सुना ही नहीं कभी, लेकिन अगर ये इस बात इस विचार पर वो भी ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और परिचर्चा में सब कुछ सही है, आप कुछ भी पहनिए, जीन्स टॉप भी पहनिए तो जीन्स टॉप बुरा नहीं है, लेकिन जीन्स टॉप में अब खूब मोटी हैं, भद्दी हैं देखने में, मतलब तो वो, और जीन्स टॉप खूब कसा कसा पहन लिया, ऊपर जंपर पहन लिया, तो वो सबके आकर्षक का केंद्र होती हैं, वो मेरे ही नहीं। और टीनेजर्स में उतनी समझ नहीं होती जितनी हम लोगों में है। हम लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन बच्चों में उतना अनुभव नहीं होता। वो माँ बाप देते हैं, गुरु जी देते हैं, बड़े लोग देते हैं, और जब टोकते हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर माँ बाप ही पहले समझा के भेजें तो उन्हें बुरा न लगे, ये होता है संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जी जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। और जैसे ज्योति मैडम ने भी कहा, तो उनका भी यही कहना है कि क्या हम लोग बच्चों को या लड़कों को ये शिक्षा देते हैं क्या। मुझे एक ही बेटा है और मैं बिल्कुल वही उसको सिखाती हूँ कि कैसे आपको बेटा रहना है, किस प्रकार से रहना है, और कैसे अपने साथ में जो साथी हैं बिल्कुल उसके बिल्कुल, उनके मेरे भी साथ 2 बेटे हैं। कैसे कैसे, हाँ। तो जी। वही कि बिल्कुल ज्योति मैडम ने जो कहा वो उसी पर ही आधारित है। और मैं सचिव महोदय से भी यही कहना चाहूंगी कि सर जी ऐसा कुछ मुझे बोलना नहीं था, मैंने बस इतना ही बोला है कि हमारा जो लिबास हो वो आरामदायक हो, शालीनता को बिल्कुल दर्शाए, बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा का भी ख्याल रखे, और ऐसी वेशभूषा धारण करने का अधिकार हर महिला को होना चाहिए। और इसी बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। से कि वो वेशभूषा जो धारण कर रही है वो कदापि ये नहीं होना चाहिए कि आप अंग प्रदर्शन करें, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं भाता है सर जी। तो जिस प्रकार से आपने कहा और आपने मेरा नाम लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना है सर जी। और इस प्रकार से कि मेरा यही कहना है कि जो पहनावा सही में हमारी संस्कृति को दर्शाता है और हमारी संस्कृति का मायने बताता है, वो संस्कृति को दर्शाना ही हम महिलाओं का कर्तव्य है, और वैसी ही वेशभूषा हमें पहनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम जो मैं कहूंगी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम जो वेशभूषा पहन रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति की इस परिधान पे गर्व होना चाहिए। मैंने बहुत वर्ष विदेशों में काम किया, इंडियन एम्बेसी में मैंने काम किया है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहां के वस्त्र पहनूं और फिर वहां जाऊं। मुझे सम्मान इन्हीं वस्त्रों में मिला। तो मैं तो सच कहूं तो मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं भारतीय और मेरे परिधान एक विशेष महत्व रखते हैं वैश्विक पटल पर। तो मैं तो सभी को यही कहती हूँ
कि बिल्कुल जहाँ हम कमजोर पड़ते हैं वहीं सब कमजोरियां शुरू। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ अभी जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ समस्या है या अपना मत यहाँ पर व्यक्त करना है तो मंच खुला है आपके लिए। श्रोतागणों में से कोई विचार अपना यहाँ पर साझा करना चाहता है तो विचार मंच खुला है। चलिए रोहिणी मैडम, समय हो गया है, आगे बढ़ाइए। और जी सर, जी सर। और इस विषय पे कभी हम लोग फिर आगे चल के एक भविष्य में कभी फिर चर्चा कर लेंगे और भी लेकर के। और जो एक समस्या थी कि पुरुष और महिला प्रधान दोनों को सम्मिलित करते हुए हम रख लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि सबने पुरुषों का बहुत धन्यवाद सर, पुरुषों ने सुना और इस विषय को उनको जो खराब लग रहा है उन्होंने अपनी सोच रखी बातें को, क्योंकि जहां पर चर्चा होगा समाधान वहीं पे मतलब रहेगा, तो इसीलिए जो पुरुष जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको। हम लोग ये विषय जो 15 तारीख का जो हम लोग धन्यवाद सभी वक्ताओं का। जो 15 तारीख का जो हम लोग कार्यक्रम होता है सामाजिक विषयों पे ही होता है और हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, चर्चा करने का, कि जो एक समाज में एक ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे लोग एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है जिसपे वो सोचता है, मनन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसीलिए इस मुद्दे को हम लोग रखते हैं समय समय पे। और ये 15 तारीख का हम लोग का ये फिक्स रहता है, 15 तारीख की गोष्ठी सामाजिक विषयों पे ही रहती है। तो हम लोग आगे फिर इस पे चर्चा कभी रखेंगे। लगातार 2 बार हो चुकी है इसलिए लगातार तो नहीं होगी, 2-4 महीने बाद फिर कभी आगे कुछ होगा तो इस पे चर्चा कर ली जाएगी। चलिए रोहिणी मैडम आगे बढ़ाइए। जी सर, जी धन्यवाद सर जी। सभी वक्ताओं का यहाँ पर आभार ज्ञापित करने के लिए तथा श्रोतागण भी जुड़े हुए हैं, सभी का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है लक्ष्मीकांत वैष्णव जी, ससम्मान आमंत्रित है। आज के अतिथि महोदय का आभार ज्ञापित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। मैं तो एक अंकुरी डॉक्टर सुखिया दीदी जी ने जैसा कहा कि पुरुष यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने हमको धैर्य से सुना, तो मैं तो बिल्कुल मैं अपने जीवन में लक्ष्मीकांत जी आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, थोड़ा सा जगह बदल कर देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। या फिर रोहिणी जी आप ही कर दीजिए आभार स्तुति। हेलो लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है? नेटवर्क चला गया है उनका। जी सर, नेटवर्क चला गया है लक्ष्मीकांत जी का। आप ही कर दीजिए आज की रोहिणी जी। हाँ जी मैडम जी, 121वीं जो राष्ट्रीय गोष्ठी आज यहाँ पर हो गई है। बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा के लिए जो ससम्मान आमंत्रित की अध्यक्षता जिन्होंने निभाई डॉक्टर अनुसुया अग्रवाल मैडम जी का मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ।
स्वागत हेतु यहाँ पर डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी प्रयागराज से उपस्थित हुई, उनका भी मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। सरस्वती वंदना के लिए मेरा साथ जिन्होंने दिया, मेरी ही संस्था में जो कार्यरत है अध्यापिका के रूप में मंगल आरोटे मैडम जी, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वक्ता के रूप में डॉक्टर सुफिया यास्मीन, डॉक्टर ममता जैन मैडम जी, प्राध्यापिका मधु भंबानी मैडम जी नागपुर से हैं, ममता जैन मैडम पुणे से हैं और डॉक्टर सुफिया यास्मीन मैडम जी कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर ज्योति जैन मैडम जी ने भी अपना यहाँ पर उद्बोधन दिया। श्रीमती भुवनेश्वरी जायसवाल मैडम जी कोरबा से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सभी ने जो विषय बहुत ही प्रासंगिक है, युग की आवश्यकता है कि बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा क्या होनी चाहिए और क्या है, सारे लोगों का एक ही मत यहाँ पर जाता है कि पाश्चात्यों का अंधानुकरण रोके और शालीनता और संस्कारों की ओर बात चल जाती है। तो क्यों न हम हमारी शालीनता और संस्कारों को फिर से एक बार अपनाएं और फिर से एक बार अपनी नई पीढ़ी को भी वे संस्कार उनमें पिरोए, ये बात यहाँ से उद्बोधित हुई है। इसी के साथ साथ मैं चंद लाइन कहकर ये वेब आभासी पटल पर जो हमारी संगोष्ठी हुई है वह समाप्त करने जा रही हूँ। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। मान्यवर सचिव महोदय जी का आभार व्यक्त करना यहाँ पर भूल गई, जिनके बदौलत आज हम सभी ने इस विषय को यहाँ पर खंगाला है। तो सभी का जुड़े हुए जो श्रोतागण है उनमें भी डॉक्टर पूर्णिमा झेंडे मैडम जी हैं, प्रियंका महंत छत्तीसगढ़ से हैं, उर्विश करके बेनके मैडम जी भी हैं। सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और चंद लाइन कहकर ये आभासी गोष्ठी यहाँ पर समाप्त कर देंगे। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहन निसा, एक नूर बहे रूहन निसा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ हम सब मिलकर के, आओ हम सब मिलकर के झिलमिल संस्कारों का दीप जलाए, झिलमिल संस्कारों का दीप जलाए। संस्कारों की ही यहाँ पर आवश्यकता है, शालीनता की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ यहाँ ये आभासी गोष्ठी समाप्त करते हैं। इसी प्रकार आते रहिए, जुड़ते रहिए, अपने विचार साझा करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। समाप्त करनी है सर जी। हाँ ठीक।